नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसमें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराना है आज की क्लास में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट क्लास में मैंने आपको थ्योरम कराई थी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक क्वेश्चन कराया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए यहाँ से एक अच्छी सीरीज शुरू होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग प्रकार की बॉडी के लिए आपको निकालना होगा, तो ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये सिलेबस में विशेष रूप से मेंशन किए गए हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, अभी क्वेश्चन का बी पार्ट भी है ना, तो देखेंगे क्या है। पहले ए पार्ट कर लेते हैं। तो डिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिड्यूस यानी फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, डिड्यूस यानी प्राप्त करना। ठीक है, स्थापित करना। क्या? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आपको मतलब प्रूफ करना है। और किसके लिए? ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म बार। एक बार है, बार यानी एक पट्टी है। ठीक है, एक प्लेट है ना, जिसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल एल है, लंबाई है ना, और जिसका मास कितना है? कैपिटल एम। और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस, उस अक्ष के परितः, है ना, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। जो अक्ष या जो एक्सिस उसकी जो बार है, जो प्लेट है, उसकी लेंथ की कैसी है? परपेंडिकुलर है ना, यानी एक्सिस ऐसे रहेगी। ठीक है, और साथ में कहा एंड पासिंग थ्रू, नंबर फर्स्ट में कहा इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी वो एक्सिस कहाँ से होकर जाती है? एक तो उसकी लेंथ की कैसी होनी चाहिए? वो एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और साथ में वो सेंटर ऑफ मास से होकर जानी चाहिए। नंबर फर्स्ट केस में ये कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरीके से देखो, इसका डायग्राम बनाते हैं। जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, और डायग्राम ही मेन है। तो एक बार है, यानी एक प्लेट है, पट्टी है, इस तरीके से। ठीक है, लेंथ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो ये कोई प्लेट है ना, जिसे बार कह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? एल दे रखी है, आपको पता है एल। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास देखो कहाँ होगा। मान लो इसके बीच में है कहीं, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो एक्सिस इसकी लेंथ की कैसी है? परपेंडिकुलर, और कहाँ से होकर जाती है? सेंटर ऑफ मास से। तो यानी जो एक्सिस बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, और ये क्या है? आपका सेंटर ऑफ मास। तो ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है जी। अब आपने देखा है पूरी लेंथ तो L है, तो आप देखेंगे L/2 लेंथ इधर हो जाएगी। ठीक है, और L/2 लेंथ इधर हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इधर तो माइनस होता है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस के L/2, 0। यानी ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है या निर्देशांक, और ये y अक्ष का। तो x अक्ष पर कितना चल रहे हो? माइनस के L/2, क्योंकि इधर चल रहे हैं तो माइनस, और y अक्ष पर तो चल ही नहीं रहे, तो उसके जो निर्देशांक हैं वो 0 रहेंगे, कोऑर्डिनेट है ना। इसी प्रकार इधर बताओ, मान लो ये ओरिजिन है, सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है, तो इधर चलोगे x अक्ष पर कितना चल रहे हो? कितना चल रहे हो x एक्सिस पर? L/2। तो इसके यहाँ पर जो पॉइंट है मान लो, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/2, 0, क्योंकि y पे तो चल ही नहीं रहे। ठीक है, तो L/2 इधर, L/2 इधर। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी? L थी। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? चलो, और साथ में अब उसने क्या कहा? हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका मेथड सुनो। देखो मेथड क्या है, और सभी क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे। मेथड क्या है? ये पूरी बार है ना, पूरी यूनिफॉर्म बार है। देखो यूनिफॉर्म, थिन यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म बार का मीन्स ये है कि यहाँ पर इसकी विड्थ जितनी है, विड्थ यानी मोटाई चौड़ाई है ना, हर जगह सेम है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि कहीं इसकी विड्थ अधिक हो जाए, चौड़ाई कहीं कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये बार है। बार यानी एक जैसे स्केल टाइप है ना, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी विड्थ के रेस्पेक्ट में लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई की तुलना में। ठीक है, तो ये बार है। मैं मेथड आपको बता रहा था। मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट निकालेंगे। भाई आप एक बात देखो, यदि इसे काटोगे तो छोटे छोटे एलिमेंट्स निकलेंगे या नहीं? तो यानी ये जो बार है, ये जो प्लेट है, छोटे छोटे एलिमेंट्स से, छोटे छोटे
अवयवों से मिलकर बनी है, तो उसका एक एलिमेंट मान लो भाई। ऐसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन एक एलिमेंट मान लो यहाँ पे, मान लो है ना, कहीं मान लो एक एलिमेंट ये है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे निकलेंगे काट काट के, है ना। तो इन्हीं एलिमेंट से, इन्हीं अवयवों से तो मिलकर बनी है ये जो बार है। चलो, तो मान लो ये जो अवयव है आपका, इसकी जो मोटाई है, मतलब चौड़ाई कहो, बल्कि जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है, dx है। और इसके सेंटर ऑफ मास से मान लो डिस्टेंस जो है वो कितनी माने, x मान लो। यानी इस अवयव की, इस एलिमेंट की, ठीक है, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, वो कितनी मानी, x मानी, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब निकलेगा पूरे बार का I बराबर क्या होता है, mr² होता है ना, यही तो होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बार का नहीं निकालेंगे हम, पूरे बार का निकालेंगे तब पहले इस एलिमेंट का निकालेंगे। आपको 12th से पता है, गोस थ्योरम में भी क्या करते थे, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, वैद्युत फ्लक्स निकालते थे, सूक्ष्म क्षेत्रफल, स्मॉल एरिया से गुजरने वाला, पास होकर जाने वाला, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता था, समाकलन कर देते थे। तो क्या होता था, पूरे सरफेस, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स निकल आता था, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही होना है, इस छोटे से पार्ट का, यानी ये जो पार्ट है, ये इसका भाग है ना, इसका बार का, तो इस बार के इस छोटे से पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे और फिर उसका इंटीग्रल यानी समाकलन कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा, पूरे बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले देखो इसका एक एलिमेंट क्या है, तो हमने माना ये एलिमेंट है, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे ना, उन्हीं से तो मिलकर ये बार बना है। तो ये एलिमेंट जो है, हमने इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी मानी, dx, और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, वो कितनी मानी, x। यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट ये समझा दूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे, तो पूरी रोड के लिए आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो सब एक के लिए निकाल दो और फिर सब के लिए जोड़ दो, तो टोटल के लिए निकल जाएगा। और जोड़ने को ही इंटीग्रल कहते हैं, ऐड करने को ही इंटीग्रल कहते हैं। तो एक के लिए निकाल दो, जो एक के लिए है वही बाकी के लिए है ना। तो फिर क्या करेंगे, एक के लिए निकाल के इंटीग्रल कर दो, तो सब का ऐड हो जाएगा, यानी पूरी बार के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके लिए निकालते हैं सबसे पहले। और आपको पता है मास जो दे रखा है पूरी बार का दे रखा है, कैपिटल M। कैपिटल M किसका मास है, पूरे बार का। इसका मास हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसका मास निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तभी निकलता है जब मास निकलता है। तो देखो ये जो बार है, इसकी यूनिट लेंथ के लिए मान लो मास कितना है, यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान मान लो कितना है। तो लैंग्वेज वगैरह तो मैं लिख ही दूंगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा डायग्राम में दिखता है वैसे ही लिखना होता है, कोई भी चिंता वाली बात उसमें नहीं होती है, ठीक है। चलो एक बार मैं बोल देता हूँ फिर भी। लेट अस कंसिडर ए बार ऑफ लेंथ L, ठीक है, और एंड मास कैपिटल M, फुल स्टॉप। फिर क्या कहोगे, लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, कितनी चौड़ाई का है, dx चौड़ाई का है, ठीक है। लेट स्मॉल x बी द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x है। तो बस इतने ही लिख देना, है ना। बाकी देखो अब हमें इसका मास निकालना है इस स्मॉल एलिमेंट का, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण तो तभी निकलेगा क्योंकि I बराबर mr² होता है। तो देखो इसका मास तब निकलेगा, पहले हम मानेंगे एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो है ना इसका, वो कितना मान लें, स्मॉल m मान लें। तो माना एकांक लंबाई का द्रव्यमान। देखो लेट द मास ऑफ यूनिट लेंथ, लेट द मास ऑफ यूनिट लेंथ, देखो तो लेट मास ऑफ यूनिट लेंथ, लेट मास ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से वास्तव में आपकी बीएससी सेकेंड यूनिट में, मतलब देखो फर्स्ट यूनिट में भी आपने बहुत से पोर्शन, बहुत से डेरिवेशंस, बहुत से थ्योरी में कॉन्सेप्ट आपने ऐसे पढ़े जो 11th में नहीं थे, है ना। तो इसी प्रकार सेकेंड यूनिट में भी अब तक जो आप पढ़ रहे थे सब 11th में ही था,
लेकिन ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है ऐसे क्वेश्चंस की जो 11th में आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से वास्तव में उस तरीके का स्टार्ट हो रहा है, तो इसे थोड़ा ध्यान समझिए और ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वो सब 11th में थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका अलग है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो लेट, मैंने कहा एकांक लंबाई का द्रव्यमान मान लो कितना m, तो लेट मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना मान लो m, यानी यूनिट लेंथ का है ये 1 मीटर है ना, लेंथ का है यानी एकांक लंबाई का है। तो एक बार बताओ, आपको एक बात तो पता है भाई, यूनिट लेंथ का है तो मास m है, तो देखो लेंथ यदि कितनी हो dx हो तो कितना हो जाएगा मास m इंटू dx, और इसके लिए तो हमें बताना है पहले कि इसका मास कितना है। तो देखो मास ऑफ यूनिट लेंथ m माना, तो मास ऑफ dx लेंथ, यानी dx लेंथ का मतलब ये हुआ कि हम dx लेंथ का कौन है एलिमेंट, ये जो हमने काट के माना है ना, ये जो हमने माना है कि ऐसे ऐसे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो एक छोटा सा एलिमेंट जो माना है उसकी लेंथ, इसकी विड्थ कितनी है dx, लेंथ कह दो है ना, या विड्थ कह दो, मतलब चौड़ाई है ना, क्योंकि लंबाई तो उसकी ये बैठेगी, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है ना। आप देखेंगे, देखो जैसे ये मार्कर है, अब ये इसकी लंबाई है, ये ऊंचाई हो गई है ना, तो लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती, बदली जा सकती है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, लेंथ हो मतलब लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो डिस्टेंस ही, तो इसलिए बस मेन चीज़ ये देखा करो। तो मास ऑफ dx लेंथ यानी एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, मैंने कहा यूनिट लेंथ का मास m है, तो dx का कितना हो जाएगा m इंटू dx, ठीक है, पता है ये बात आपको। तो m इंटू dx, ये किसका मास आ गया, इसका। अब इसका मास तो निकल गया, तो इसका क्या निकाल दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ जा रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, आपको पता तो है mr² होता है और मास इतना है, और इनटू में क्या आता है r का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस किसकी, देखो मैंने बताया था, दोबारा समझ लो एक बार, ये m है, इसकी डिस्टेंस r है, ये एक्सिस है, एक्सिस का सेंटर है, तो इस पार्टिकल का जिसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो mr² आता था, तो m यानी उस पार्टिकल का मास लेते हैं, और यहाँ पर ये पार्टिकल ये है एलिमेंट जिसका मास कितना है m इंटू dx, तो m इंटू dx लेंगे, और वहाँ पर डिस्टेंस इस पार्टिकल की r थी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस इसकी कितनी है x, तो यहाँ क्या आएगा x², ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने इस एलिमेंट का निकाल दिया, इतना आया, हमें निकालना है इस पूरे बार का, तो मैंने कहा इंटीग्रेशन कर देंगे, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो समझ गया, हाँ रफली नोट्स बनाते हुए चला करो, तभी बहुत अच्छे से समझ में आता है, माइंड एक्टिव रहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अपने एलिमेंट का, अब मैंने कहा इस एलिमेंट का निकालो छोटे से भाग का, और इसका इंटीग्रल कर दो, पूरे बार का आ जाएगा। देखो तो क्या करेंगे, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बार, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो देखो इंटीग्रेशन कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार का आएगा, और किस एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट, जो लेंथ के कैसी है परपेंडिकुलर है, और जो कहाँ से होके जा रही है सेंटर ऑफ मास से। तो आप लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बार अबाउट द एक्सिस, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ है ना, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये लिख लो सुन करके, ठीक है, लिख लेना, बाकी PDF नोट्स में मैं लिख ही दूंगा, क्योंकि पहला पॉइंट कर रहे हैं, यानी उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, और जो लेंथ के कैसी है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो अब सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ICM से डिनोट कर दो, कर सकते हैं ना, क्योंकि कल भी बताया था मैंने, मतलब परसों बताया था जब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कराई थी समांतर अक्षों के में, तो मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे ICM से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसे ICM से डिनोट कर लो, और मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन करना है,
तो कंप्लीट का आ जाएगा, तो m इंटू डी एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा है dx आ रहा है तो x की लिमिट लेनी पड़ेगी, x यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस की लिमिट लेनी है, और x यानी एलोंग एक्स एक्सिस है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो आप देखो भाई पूरी बार कवर होनी चाहिए, तो आप दूरी कहाँ से कहाँ तक चलोगे एक्स अक्ष पे, -l/2 से +l/2 तक, तो पूरा बार कवर हो जाएगा या नहीं, -l/2 से +l/2 तक। और dx आ रहा है भाई, d के साथ जो आता है उसी की लिमिट ली जाती है, तो -l/2 से कहाँ तक लिमिट आ जाएगी, +l/2 तक। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं इसे, m तो बाहर आ जाएगा क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, और मास तो यूनिट लेंथ का है, वो कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा -l/2 और +l/2 और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने एक क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी, गुण, प्रगुण बोलते हैं हिंदी में, प्रगुण, वो मैथ में पढ़े होंगे आपने कि यदि लिमिट, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, है ना, हालांकि ये इंटीग्रेशन वैसे भी हो जाएगा, लेकिन चलो मैं बता दूं, यदि जो वो है इंटीग्रल -a/2 से +a/2 तक हो, है ना, f(x) dx, तो क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है और ये लिमिट हो जाती है 0 से a तक, f(x) इंटू dx। ठीक है ना, तो ये प्रगुण आपने पढ़ा होगा कौन सी क्लास में, 12th क्लास में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये प्रगुण आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज, मतलब डायरेक्ट भी अवकलन, वो क्या, समाकलन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, ये a/2 होता है, यानी जब लिमिट -a/2 से +a/2 हो, या 2 का भी आप झंझट छोड़ो, मैं आपको यदि बताना चाहूँ सिंपली, और तो ऐसे कह सकते हो आप, -a से +a हो यदि लिमिट, तो आप 2 बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट क्या हो जाती है, 0 to a हो जाती है। इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्रगुण, ये प्रॉपर्टी यदि आपको पता है तो ठीक है, और नहीं तो आप फिर इसका डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। भाई एक्स स्क्वायर का करोगे क्या आएगा, x³ और फिर लिमिट रख देना, तो वहाँ से हो जाएगा। और यदि आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी लगा लो, देखो लेना कौन सी प्रॉपर्टी है ना, नाम रहता है ना कि प्रगुण 5 है 6 है, मुझे तो अभी इतना याद नहीं है, तो ये होती थी प्रॉपर्टी कि -a से +a तक होता है इंटीग्रेशन, तो 2 बाहर आ जाता है और लिमिट हो जाती है 0 to a, इस तरीके से समझो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा के देखते हैं, फिर करेंगे, और बिना लगाए करना है तो भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस इस प्रॉपर्टी को लगाने से। देखो m तो ऐसे कैसे ही है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, या इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टी लगा लो, है ना। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मैंने बताया बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख लूँ, और ये हो जाएगा 0। देखो -a से +a, यानी a है तो यहाँ a आया, लेकिन यहाँ l/2 है तो यहाँ क्या आएगा, l/2। भाई यहाँ पे a था तो वहाँ भी a आया, यहाँ दोनों जगह l/2 है तो यहाँ भी क्या आएगा, l/2, तो 0 से l/2 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा और ये हो जाएगा x² इंटू dx। ठीक है, तो ICM बराबर हो जाएगा 2m, और आपको पता है इंटीग्रेशन इतना, तो भाई पता है ना, x⁴n का होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, तो x⁴2+1 अपॉन 2+1 यानी x³ 3। मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि आपको पता है नहीं पता है ना, बाकी इतना तो सब जानते हैं, आप मैथमेटिक्स के धुरंधर हैं। तो 2m, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to l/2। ठीक है, तो लिमिट अब एक बार रखनी पड़ेगी और फिर माइनस करके 0 आ जाएगा, वहाँ पे उसमें रखोगे तो 2 बार रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, बाकी वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ICM बराबर क्या आएगा, 2m/3, 3 बाहर निकाल लो और x की जगह रख दो l/2, तो l/2 की पावर 3 और -0 की पावर 3 यानी 0। तो देखो कितना आया ICM आएगा 2m/3 और इंटू l³/8, और 2 4 जा 8 होता है। ठीक है जी, देखो इधर देख लो, तो ICM कितना आया, देखो 3 से 3 कट रहा है, नहीं ये तो क्यूब है, पर
है ना, ये तो क्यूब है भाई। तो 4 तिया 12 यानी 3 4 जा 12, तो 1/12 आएगा। और ये बचेगा ml क्यूब। देखो ml क्यूब है, ml लिख लो और l स्क्वायर लिख लो। ऐसे पता है क्यों लिखा? देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूनिट लेंथ का जो मास है वो m है, ठीक है, यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है। तो dx लेंथ का कितना होगा? m dx। तो देखो इसी प्रकार l लेंथ का कितना होगा? m इंटू एल होगा या नहीं मास? भाई जितनी भी लेंथ है उससे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ml क्या है? l लेंथ का मास, और l लेंथ तो पूरे बार की है, यानी l लेंथ का मास आ गया, यानी पूरे बार का मास आ गया। और पूरे बार का जो मास है वो कैपिटल M है। तो इसका मतलब है कैपिटल M जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल m इंटू एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल M किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल m इंटू स्मॉल l के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह कैपिटल M रख दो। तो ICM कितना है आपका? भाई ml की जगह क्या रख दो? कैपिटल M। तो ICM आएगा आपका 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। इसमें कोई दिक्कत आपको रही हो तो आप बताना, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। देखिए आप लोग, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे रहने दिया। देखो बी पार्ट करेंगे, मतलब बी नहीं, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या कहा। देखो वो वाली बात तो यही है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बार, यानी अब जो एक्सिस लेनी है वो लेंथ के तो परपेंडिकुलर ही है। लेंथ यदि ऐसे है तो लेंथ के तो परपेंडिकुलर ही है। साथ में सेंटर ऑफ मास से होकर नहीं जा रही, वो तो फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब कहाँ से होकर जा रही है? वन एंड होता है सिरा, इसके एक सिरे से होकर जाती है। यानी कहाँ से होकर जाती है? एक सिरा यानी यहाँ से, भाई एक सिरा यही तो है, यानी यहाँ से होकर जाती है, ठीक है। और देखो एक बात यहाँ से सीखने को मिलती है आपके व्यवहार में। अब जितनी मेहनत आपको फर्स्ट पार्ट में करनी पड़ी, सेकंड पार्ट में आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? और यहाँ से व्यवहार में एक बात सीखने को जो मिलती है वो ये है कि एक बार यदि आप किसी कार्य क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, है ना, किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर लेते हैं तो फिर आगे आपके लिए बहुत सरलता हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपको कठिन लगता हो, केवल एक बार मेहनत करनी है और जीवन भर के लिए आपके लिए सरल हो जाएगा वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बात यहाँ से देखो सीख दे जाती है, फिजिक्स की बात है और व्यवहार में भी काम आती है। तो यहाँ से देखो मैंने कहा पहले पार्ट में जो मेहनत की हमने वो सेकंड पार्ट में काम आएगी। पहले पार्ट में तो काम आई ही है, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने निकाल दिया है, जिसे आपने क्या कहा? ICM कहा। क्या कहा? ICM। तो इस एक्सिस के अबाउट जो निकालेंगे उसे I कह देंगे। और कुछ कुछ आपको दिख रहा है, दोनों जो एक्सिस हैं वो पैरेलल है या नहीं, समांतर है या नहीं, तो इसमें समांतर अक्षों की प्रमेय लग जाएगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसकी हेल्प लेंगे और डायरेक्ट हो जाएगा। देखो फ्रॉम थ्योरम ऑफ, तो अपने मन में याद करो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, अपने आप को उत्तर दो, है ना। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है जी। अभी क्योंकि मैं आपकी सुन नहीं सकता ना, अभी लाइव क्लास नहीं है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, है ना, अधिक से अधिक अपने साथ के स्टूडेंट्स को जोड़ें, जिससे तो 1000 है ना होते ही आपका क्या होगा? लाइव क्लास चलने लगेगी, क्योंकि ये सुविधा तभी मिलती है। देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बताएं जल्दी। आप तो बता नहीं सकते, मैं ही लिख देता हूँ, आप अपने आप को जरूर बताएं। क्या होता है? I बराबर क्या होता है? ICM प्लस MH स्क्वायर, ठीक है। यही तो है, प्रूफ की थी हमने सेकंड लास्ट क्लास में। तो ICM हमने निकाल रखा है, उधर है। I निकालना है क्योंकि ये एक्सिस दोनों कैसी हैं? पैरेलल, और इसके अबाउट हमने I मान दिया। तो I बराबर ICM क्या है? 1/12 ml स्क्वायर प्लस H वहाँ पर होता था दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो यहाँ पर H बराबर क्या है? L/2, ठीक है। तो H की जगह क्या आ जाएगा? L/2 का होल स्क्वायर। तो देखो I बराबर क्या आएगा? 1/12
एम एल स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा भाई, 2 2 4 और ये एम एल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये 3/12 है भाई, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो 3/12 यानी 3/12 और 1/12 तो 4/12 है ना, यानी 4/12 और 4/12 जो होता है वो होता है 4 1 जा 4 4 3 जा कितना आएगा 1/3 एम एल स्क्वायर। ठीक है, निकल के कितना आया आई बराबर 1/3 एम एल स्क्वायर। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना, क्या कर दिया एलसीएम ले लो चाहे एम एल स्क्वायर को मत लेके तो भी हो जाएगा। समझ में आया? तो सेकंड पार्ट भी हो गया। तो यानी इस एक्सिस के अबाउट जो इसके एक सिरे से होकर जाती है, वन एंड से पास होकर जाती है और लेंथ के कैसी है परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट इतना है, तो ये सेकंड पार्ट है ना। तो यहाँ से ये क्या था सेकंड पार्ट, वो जो मैंने किया था वो फर्स्ट पार्ट था। और थर्ड पार्ट है रह रहा है अभी। थर्ड पार्ट में कह रहा है उस पॉइंट से निकाल वो होके जानी चाहिए, मतलब देखो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ, यानी एक्सिस जो अब लेनी है वो आपको लेंथ के परपेंडिकुलर ही लेनी है, लेंथ के परपेंडिकुलर ही लेनी है, लेकिन उस पॉइंट से होकर जा रही है एक्सिस वो ए पॉइंट डिवाइडिंग द लेंथ इन 1:3। रेशो कितना दे रखा है, यानी जो इस पूरी लेंथ को 1:3 में डिवाइड करती है, बांटती है ना, 1:3 में बांटती है। तो इस डायग्राम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो जाएगी अब, है ना। यदि ऐसा करेंगे तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम अलग बना लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो तो इस तरीके से ये बार है, आपको पता है ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस जिसे आप क्या कहते हैं द्रव्यमान केंद्र अक्ष। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस है और यहाँ सी है। ठीक है जी, और इसने कहा इसकी लेंथ तो आपको पता ही है L/2 है, इधर भी कितनी है L/2। ठीक है, अब आप एक बात देखें, वो वाली आपको पॉइंट लेना है, वो वाला जो इस लेंथ को, इस पूरी लेंथ को कितने में बांटता है 1:3 में बांटता है। तो देखो 1:3 में बांटना है, यानी 1:3 में बांटना है। तो इसका मतलब है पॉइंट ऐसी जगह लेना है जो एक तरफ तो एक लंबाई हो, बाकी दूसरी तरफ 3 भाग हों उसके। देखो ये पॉइंट ले लें, देखो ये लंबाई जो, यदि आप इस लंबाई को 4 भागों में बांटेंगे तो ऐसी तो बटी है 4 भागों में। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भागों में बांट दी। तो उसने कहा ऐसा पॉइंट लेना है जो 1:3 में बांटता हो 1:3 में, तो 1:1:3, तो यानी ये एक्सिस हो जाएगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 1:3 में बांट रहा है, क्योंकि इसके एक तरफ 1 भाग है लंबाई का, लेंथ का, और बाकी दूसरी तरफ 1 2 और 3 भाग हैं। समझ गए? तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर लेना है। तो ये पॉइंट जो है ना इन दोनों के बीच में है। तो ये पूरी डिस्टेंस L/2 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी L/2 की भी आधी हो जाएगी, यानी L/2/2, तो L/4 हो जाएगी। समझ आई आपको? भाई इस पूरे के बीच में है ना ये, तो पूरी L/2 थी ये, तो ये कितनी बची, इसका भी आधा L/2 का भी आधा, तो कितनी बची L/4। तो ये भी देख लो आप क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, तो यहाँ भी लग जाएगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो थर्ड पॉइंट है, लिख देना आप फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर आई तो मान नहीं सकते, क्योंकि आई तो आपने सेकंड केस में मान लिया, तो आई डैश मान लो। तो इसके अबाउट जो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे आई डैश मान लो, और इसके अबाउट जो निकाला था वो तो ICM है ही। ठीक है, तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगा ICM प्लस MH²। और यहाँ पर देखो H किसके बराबर है L/4 के हैं। ठीक है, यहाँ पर H किसके बराबर है L/4, क्योंकि H होता है दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो आई डैश बराबर ICM कितना है ये रहा 1/12 mL², और H की जगह क्या है L/4, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अब कैलकुलेट कर लो बस। तो कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो आई डैश बराबर 1/12 mL² प्लस भाई 4 4 जा कितना हो जाता है 16, तो 1/16 और mL²। ठीक है, mL² कॉमन ले लो और इसका LCM ले लो।
तो आप कॉमन ले लो इसमें से, करो मतलब आप करो है ना, मैं करता हूँ, मैं भी, आप भी करो। देखो इधर देख लो, तो आई डैश बराबर क्या आएगा, मैंने एम एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो भाई इसमें लघुत्तम क्या आएगा, एलसीएम 48 आ जाएगा, तो 12 4 जा, तो यहाँ 4 आ जाएगा और 16 3 जा, ठीक है। तो आई डैश बराबर कितना आया, 7/48 ml स्क्वायर, ठीक है। तो आई डैश कितना आया आपका 7/48 अपॉन वो 7/48 इंटू ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, यहाँ तक आप देखें, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आप नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट मैंने आपको करा ही दिया है, नोट कर लिया होगा। हाँ, मैंने इसका बी पार्ट लिखा है। देखो बी पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एक दो लाइन की बात और रह गई है। इसने कहा सो दैट, सिद्ध करना है आपको, द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, मैंने आपको कराया था इसकी डेफिनेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है रोड की, इस रोड की है ना, इस बार की, अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है, इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और कहाँ से होकर जाती है वो एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से, यानी इसी एक्सिस की बात कर रहा है। तो कह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन रोड की बताओ, इस एक्सिस के अबाउट कितनी होगी, सिद्ध करके बताओ कि इतनी होगी, L/√12 होगी, ठीक है, L/√12 होगी। तो मैं इसे करता हूँ, थर्ड पार्ट आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। देखो ये तो बहुत आसान सी बात है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है, इस एक्सिस की बात कर रहा है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट जो पढ़ा है आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ICM बराबर 1/12 ml स्क्वायर, और ये आपको याद भी रखना है ये फॉर्मूला तो, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी यूज होगा। तो इस एक्सिस की भाई बात की उसने, क्यों की इस एक्सिस की बात, कैसे पता चला आपको, क्योंकि उसने कहा मोमेंट वो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है आपको रोड की, अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है इसके लेंथ के, जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के, और कहाँ से होकर जाती है, सेंटर ऑफ मास से। तो यानी यही तो एक्सिस हुई, ये परपेंडिकुलर भी है लेंथ के और सेंटर ऑफ मास से होकर भी जा रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, ICM फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला है इसमें। तो आप देखो, बल्कि आपको एक फॉर्मूला और पता है, K बराबर रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला था I अपॉन क्या था, M, यही तो था, ठीक है। तो यहाँ से देखो I बराबर कितना आएगा भाई, दोनों तरफ का वर्क कर दो, तो K स्क्वायर बराबर I अपॉन M, तो I बराबर MK स्क्वायर, और I कौन सा है यहाँ पर, ICM, तो ICM की जगह क्या रख दो, MK स्क्वायर बराबर 1/12 ml स्क्वायर, तो M से M कैंसिल, K बराबर कितना आया, √ है ना, √L स्क्वायर अपॉन 12। तो देखो K बराबर कितना आएगा, L तो बाहर आ जाएगा भाई रूट से, और L तो बाहर आ गया रूट से, और अपॉन में क्या बचा, √12। K इतना ही तो आया जो सिद्ध करना था, तो सिद्ध करने में केवल ये इतना सा करना है आपको काम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कह रहा था कि L की है ना, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है बॉडी की या रोड की या बार की, वो कितनी होनी चाहिए, L/√12 होनी चाहिए। तो इतनी हमने प्रूफ कर दी है, हैंस प्रूफ लिख दो बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ए पार्ट में 3 पार्ट थे वो करा दिए मैंने, बी पार्ट भी करा दिया है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके अब है ना अनवरत जारी रहेंगे। इस सीरीज के तहत 7-8 क्वेश्चन हैं ये, तो इन्हें हम करेंगे बहुत अच्छे से, और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।